गाइस, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया, सब मज़े में होंगे। चलो तो आज अपन बात करते हैं फॉरेन ट्रेड के बारे में। फर्स्टली अपन को ये पता होना चाहिए कि इंडिया वाले फॉरेन ट्रेड कैसे कमाया करते, फॉरेस्ट रिजर्व कैसे कमाया करते। अपन ने पहले स्टडी कर चुके हैं कि इंडिया वाले एक तो एक्सपोर्ट करा करते रॉ मटेरियल का, और एक जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो भी पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड फेमस थी, जिनकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा थी। इससे जो ये इंडिया वाले थे वे फॉरेक्स चीज़ें कमाया करते थे। तो चलो अपन बात करते हैं। एज वी नो, प्रायर द ब्रिटिश रूल, इंडिया अर्न अ ह्यूज अमाउंट ऑफ फॉरेन रिजर्व ड्यू टू एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल एज वेल एज हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट। अपन को पता है ब्रिटिशर से पहले, ब्रिटिशर जब रूल आया उससे पहले इंडिया है ना बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ फॉरेन रिजर्व कमाया करता था। एक तो एक्सपोर्ट करके रॉ मटेरियल का, और एक हैंडीक्राफ्ट जो प्रोडक्ट थे ना वो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड फेमस थे, उनको भी एक्सपोर्ट करके। बट आफ्टर द कॉनिकल गवर्नमेंट, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट आगमन हुआ इंडिया में, द फॉरेस्ट रिजर्व को बिल्कुल रिड्यूस कर दिया ड्यू टू इम्पोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स एज वेल एंड बिकॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री एज वेल एज लो प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप ड्यू टू जमींदारी सिस्टम। अपन अब बता सकते हैं फॉरेस्ट रिजर्व जो था वो कैसे कम हुआ, वो कैसे रिड्यूस हुआ। एक तो ब्रिटिशर वालों ने जब अपनी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी उसको बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया, और एक जो है ना जमींदारी सिस्टम लगा दिया, जिससे जो प्रोडक्शन हुआ करता वो बहुत ही कम हुआ करता। ठीक है, तो चलो अपन बात करते हैं। लेट अस नो द पॉजिटिव पॉइंट ऑफ द फॉरेन ट्रेड। अपन को पता ही है द रोमन, इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है द रोमन यूज टू कॉल द इंडिया द सिंक ऑफ वर्ल्ड बुलियन। मतलब इंडिया के पास बहुत ही धातु थे, जैसे गोल्ड, सिल्वर, जो कि हाई मात्रा में बाहर बिका करते थे। ठीक है, इसलिए इन्होंने एक वर्ड बताया है कि ना द सिंक ऑफ वर्ल्ड बुलियन। ठीक है, अब इसमें सेकंड पॉइंट आता है प्रायर द ब्रिटिश रूल, मतलब ब्रिटिश रूल से पहले इंडिया वाज वेल एक्सपोर्टर ऑफ द फिनिश गुड्स। जो इंडिया था ना वो फिनिश गुड्स का बहुत ही बड़ा एक्सपोर्टर था, जैसे कॉटन, सिल्क, टेक्सटाइल, आयरन, गुड, मतलब रॉ मटेरियल एक्सपोर्टर था उनका बहुत बड़ा। ठीक है, अब इट ऑल्सो जनरेट द, जो अगर अपन एक्सपोर्ट करेंगे तो अपनी जो इनकम होगी वो भी बढ़ेगी और फॉरेक्स जॉब भी बढ़ेगा, अगर अपन दूसरे देश में एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो। ठीक है, ड्यू टू हाई अमाउंट ऑफ फॉरेक्स रिजर्व इंडिया स्टार्ट डेवलपिंग एंड इंक्रीज ग्रोथ। अपना जो फॉरेस्ट रिजर्व था ना बहुत ही हाई था, हाई अमाउंट में अपन फॉरेस्ट रिजर्व कमाया करते थे, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर में काम आया करता था। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप होगा तो इंडिया की ग्रोथ भी डेवलप होगी। ठीक है, इसमें कुछ नेगेटिव पॉइंट भी आते हैं। ये क्वेश्चन आ सकते हैं 4 नंबर का कि पूछ लेते हैं भाई व्हाट इज द पॉजिटिव पॉइंट ऑफ द फॉरेन ट्रेड, व्हाट आर द नेगेटिव पॉइंट ऑफ द फॉरेन ट्रेड। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें नेगेटिव पॉइंट बताते हैं अपन। ब्रिटिश ने कन्वर्ट कर दिया इनटू नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। जो ब्रिटिशर थे ना उनको इंडिया वालों को इतना बैकवर्ड कर दिया, इतना स्टैग्नेंट कर दिया, जिससे कि है ना वो है ना एक्सपोर्टर तो हो गए रॉ मटेरियल के और इंपोर्टर हो गए फिनिश गुड्स के। जैसे अपन ने पढ़ा है सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ने जो डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी लगाई तो उनका मोटिव यही था। ठीक है, इट वाज ऑल ड्यू टू डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी ऑफ ट्रेड एंड टैरिफी परस्यू बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये किस वजह से हुई, एक तो जो उन्होंने जो पॉलिसी लगाई थी डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, और एक जो ट्रेड के ऊपर उन्होंने रेस्ट्रिक्शन लगाए थे, इस वजह से उनका बिल्कुल भी जो फॉरेन एक्सचेंज था वो बिल्कुल भी नहीं कमाया जाता था। ठीक है, दिस पॉलिसी हिट द इंडिया ग्रोथ एज वेल एज वेल्थ ड्यू टू एंड ऑफ फॉरेक्स रिजर्व। जो ये ना ये पॉइंट डिस्क्रिमिनेटेड टैरिफ पॉलिसी है ना, उन्होंने बिल्कुल हिट कर दिया इंडिया को, और है ना उनकी वेल्थ को भी मतलब हिट कर दिया, जिससे कि जो फॉरेन रिजर्व था ना वो बहुत ही कम हो गया, मतलब एंड पे आ गया था, मतलब इतना अपन नहीं कमाते थे। बात करते हैं स्टेट द इंडियन फॉरेन ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस कैन बी डिस्क्राइब इन टर्म ऑफ फॉलोइंग। अपन उस टाइम की बात करते हैं कि जब ट्रेड, मतलब उनने ट्रेड पे भी कैसे इम्पैक्ट किया। उन्होंने फर्स्ट पॉइंट आता है नेक्स्ट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। इंडिया को है ना उन्होंने बिल्कुल नेट एक्सपोर्टर बना दिया रॉ मटेरियल का, और इंपोर्ट करने लगे अपन फिनिश गुड्स को। अब जैसे इंडिया अगर मान लो किसी और से ड्यू टू exploitative conical policy of trade and tariff, India become a net exporter of raw material and primary good। मतलब जब उन्होंने पॉलिसी लगा दी थी तो इंडिया वाले ना वो तो नेट एक्सपोर्टर बन गए थे रॉ मटेरियल के, जो कि दूसरे देश में बहुत ही काम आया करते थे प्रोडक्शन करने के लिए। एट द सेम टाइम
उसी समय बताता है जो इंडिया है ना वो नेट इंपोर्टर हो गया था फिनिश गुड्स का, जो कि प्रोड्यूस करते थे ब्रिटेन वाले, ब्रिटेन इंडस्ट्री प्रोड्यूस करती थी। ठीक है, अवर इंपोर्ट इंक्लूड, जो अपन इंपोर्ट करते थे कॉटन सिल्क की साड़ी इंपोर्ट करते थे, और एक कैपिटल गुड्स इंपोर्ट करते थे। कैपिटल गुड्स अपन इसलिए इंपोर्ट करते थे अपन फर्दर प्रोडक्शन के लिए। पहली बात, इंडिया के पास जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था ना वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया था ब्रिटिश वालों ने, तो उनके पास कोई भी सेक्टर नहीं था जिससे वो खुद की अर्निंग जनरेट कर सके, तो उन्होंने बाहर से कैपिटल गुड्स मंगवाने लगे और वो काम आया करते थे उनके प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, जो कि प्रोड्यूस करते थे इंग्लैंड वाले। इससे अपना फॉरेन रिजर्व भी कम हुआ करता था, क्योंकि जो कैपिटल गुड्स थे ना वो बहुत ही हाई मात्रा में जो ब्रिटिशर वाले थे ना वो बेचा करते थे। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट रिफ्लेक्ट अल्टर बैकवर्डनेस ऑफ द इकोनॉमी। जो अपन एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का वो जो धंधा करते थे ना वो अपनी बैकवर्डनेस दिखाता था। ठीक है, अब इसमें आता है सेकंड पॉइंट, मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड। मतलब ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ कंट्री केम अंडर द मोनोपोली कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। मतलब ब्रिटिश रूल के समय में ना जो इंडिया है ना वो पूरा कंट्रोल कर था ब्रिटिशर वालों ने। ठीक है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट थे ना जो वो है ना वो बिल्कुल मोनोपोली कंट्रोल हो गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास। मोर देन 50%, मोर देन 50% ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड वर डायरेक्टली टुवार्ड्स द ग्रेट ब्रिटेन। जो है ना जितना भी इंडिया वाले कमाया करते थे ना एक्सपोर्ट से, उसमें से 50% तो है ना जो ब्रिटिशर वाले ले जाया करते थे। रेस्ट ऑफ ट्रेड वाज डायरेक्टली टू चाइना। जो रेस्ट ऑफ जो बच गया ना जो चाइना ले जाया करती थी, ईरान ले जाया करती थी, और एक और दूसरी स्टेट ले जाए मतलब कंट्री ले जाया करती थी। इंडिया के पास बहुत ही कम मात्रा में फॉरेस्ट रिजर्व मेंटेन रहा करता था। ठीक है, द कंट्रोल ऑफ ब्रिटेन ओवर द इंडिया फॉरेन ट्रेड इंटेंसिफाइड आफ्टर द ओपनिंग ऑफ मतलब सुएज कैनाल। मतलब इसमें बताया जो है ना ये जो ब्रिटेन था ना है वो कंट्रोल कब हुआ, जब मतलब कंट्रोल ऑफ जो फॉरेन ट्रेड था ना वो कब खत्म हुआ, सुएज कैनाल के ओपन से। जब सुएज कैनाल ओपन हुई, और वो कब हुई 1869 में। बहुत ही एमसीक्यू वर्ड है, मोस्टली क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट फ्रॉम द इंडिया सप्लाइड इनपुट टू द ब्रिटिश इंडस्ट्री। जो अब ब्रिटिश इंडस्ट्री यहाँ से एक्सपोर्ट करा करती थी ना वो उनके एज अ रॉ मटेरियल काम आया करता था। ठीक है, और जो वो ब्रिटेन वाले यहाँ पर फिनिश गुड्स बेचा करते थे ना वो प्रोवाइड अ ह्यूज मार्केट फॉर द ब्रिटिश इंडस्ट्री। अब एक बात बताओ, इंडिया एक एस्टेब्लिश मार्केट था, एक तो कंपटीशन अराइज कर दिया था उन्होंने। ठीक है, और जो फिनिश गुड्स था ना फिनिश गुड्स ब्रिटेन में वो यहाँ इंडिया में बेचा करते थे, जिससे इंडिया जो ब्रिटेन वाले ना वो रिवेन्यू भी जनरेट करा करते थे। और एक ना पॉजिटिव पॉइंट था ब्रिटेन इंडस्ट्री के बारे में। ठीक है, अब बात इसमें थर्ड पॉइंट आता है सरप्लस ट्रेड बट ओनली टू द बेनिफिट ऑफ। अब जो इसमें थर्ड पॉइंट में बारे में बताता है कि ना अब अगर अपना सरप्लस ट्रेड हो गया ना वो भी बेनिफिट है ना ब्रिटिशर को मिलता था। वो कैसे मिलता था चलो अपन बात करते हैं। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रिजाइम आवर एक्सपोर्ट एक्सीड आवर इंपोर्ट। मतलब ब्रिटिशर के टाइम पे अपन है ना एक्सपोर्ट तो ज़्यादा करा करते थे, इंपोर्ट कम करा करते थे। द सरप्लस वाज लार्जली ओविंग टू द एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी गुड्स विच साइन द इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। मतलब जब सरप्लस किससे राइज हुआ करता था, अपन एक्सपोर्ट करते थे जब अपने प्राइमरी गुड्स रॉ मटेरियल हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट जो अपन एक्सपोर्ट करा करते थे ना उससे अपना सरप्लस हुआ करता था। पर जो वो सरप्लस था ना वो कहाँ पर यूज हुआ करता था, मतलब जैसे कौन कौन सी अपन बात करें मतलब क्या क्या सप्लाई करते थे। एक तो ग्रेन, क्लोथ्स रिमेन डेफिशिएंट टू डोमेस्टिक मार्केट। ठीक है, द ट्रेड सरप्लस वाज नॉट यूज फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, इट वाज यूज फॉर टू मीट। मतलब जो वो इंडिया वाले एक सरप्लस ट्रेड कमाया करते थे ना तो वो है ना इंडिया की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए काम नहीं आया करता था, बल्कि वो काम आया करता था या तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भरने के लिए ब्रिटिशर वालों के, या फिर एक्सपेंसेस हो कोई अगर लड़ाई दंगा हो गया उसके मतलब लड़ाई हो जाया करती तो उसको रिकवर करने के लिए। मतलब बताए एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड एक्सपेंसेस ऑफ वार फोर्ट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। मतलब जो मतलब कोई भी युद्ध छिड़ गया उनको बीच में तो उनको रिकवर करने में ही लग जाते थे। ठीक है, ये भी एक बैकवर्डनेस को इम्पैक्ट और पॉवर्टी को इम्पैक्ट करता था।
ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर माय गाइस। अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।